आज हम लोग पढ़ेंगे जय प्रक्रम पोषण का पार्ट 2। पार्ट कितना होगा? 2। पार्ट कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जय प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। अब पढ़ेंगे हम लोग परपोषण के प्रकार। परपोषण जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। कौन कौन होते हैं? एक होता है मृत जीवी, दूसरा कौन होता है? परजीवी, तीसरा कौन होता है? प्राणी संपोषण। ध्यान से समझिए, मृत जीवी जो जीने के लिए मरे हुए चीज पर आश्रित रहता है, जीने के लिए मरे हुए चीज पर आश्रित रहता है, ठीक है। परजीवी मतलब जीने के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, जीने के लिए परजीवी। प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषण जो अपने पोषण के लिए अपने ही प्रकार के सम मतलब अपने ही प्रकार के प्राणियों पर डिपेंड रहता है। अलग से समझिए, मृत जीवी पोषण में कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन मरे हुए प्राणियों से प्राप्त करते हैं, या वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए मरे हुए जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। सॉरी, मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? वैसा पोषण। क्या डायरेक्ट लिख ले? समझ रहे हो ना? इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और मृत जंतुओं पर बुक बंद कीजिए, वैसे दिमाग डेविएट कर देगा। मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। मेन कॉन्सेप्ट आपके पास है तो डेफिनेशन खुद भी बन जाए। देखिए, मृत जीवी पोषण में जीव किस पर आश्रित रहते हैं? मरे हुए पर आश्रित। जैसे मान लीजिए कोई जीव मर गया, आप रोड पे देखते होइएगा, कभी एक्सीडेंट में कुत्ता मर गया, कभी कोई जानवर मर गया। मरने के लिए तो इंसान भी मर जाते हैं। तो जैसे ही कोई जीव मर जाते हैं तो किसी भी जीव के ऊपर ज्यादा मांस रहता है। गाय भैंस मर गए तो मरने के बाद क्या किया जाता है? या तो उसे कहीं मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है, या फिर देखिएगा लोग ऐसे ही फेंक देता है। आप अपने आसपास या कहीं रोड किनारे किसी जंतुओं के मरने के कारण उसके दुर्गंध आपके मिले होंगे, जैसे लगता है कोई बिल्ली उल्ली मर गई होगी। फिर वही दुर्गंध कुछ दिनों के बाद गायब हो जाता है। स्वतः क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अक्सर जो जीव मर जाते हैं उसके ऊपर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, बैक्टीरिया को लग जाते हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब लग जाते हैं। क्या क्या लग जाते हैं उसमें? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ,
ये सब क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। और ये सब लगने के बाद उसे धीरे धीरे अपघटन करना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसको ये खा जाते हैं और खाते खाते उसके शरीर को लगभग खत्म कर देते हैं। अगर मानिए तो ये जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ सुनकर लगता है कि कीटाणु खराब है, मतलब कि कीटाणु विषाणु ये सब ठीक नहीं होता। ठीक है, ठीक नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज जो ठीक नहीं होता है वो भी बहुत कुछ काम कर जाता है। आप सुनते हैं ना कि गंदे पानी भले ही पीने के काम ना आए, कभी कभी आग बुझाने के काम जरूर आ जाते हैं। ये धूल कण जो उड़ रहे हैं इससे इन्फेक्शन फैलता है, लेकिन अगर ये न रहे तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। वैसे ही जीवाणु, कीटाणु ये सब सुनने में आता है कि ठीक नहीं है, लेकिन अगर ये न रहे तो आप किसी जानवर को फेंक दीजिए, वैसे ही कि वैसे रहेगा और महकता रहेगा, उसका अपघटन कभी नहीं होगा। ये जीवाणु, कीटाणु, प्रोटोजोआ क्या करते हैं कि उसका अपघटन कर देते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं, जिसके कारण हमारा वायुमंडल फिर से सुरक्षित की ओर बढ़ जाता है। अन्यथा हमेशा दुर्गंध से महकता रहता और उसको कोई अपघटन करने वाला नहीं होता। इसलिए इन सभी को अपघट्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघट्य। अपघट्य का मतलब होता है अपघटन करने वाला। अपघट्य का मतलब अपघट्य। अपघट्य का मतलब क्या होता है? अपघटन करने वाला। कोई दिक्कत? क्या जीवाणु हमारे वायुमंडल के लिए किसी नजरिए से लाभदायक है? अब है कि नहीं है? अब आइए ये बात समझ गए। मृत जीवी, मृत मतलब मरा हुआ, जीवी एवं पोषण पर रहे हैं। मृत जीवी पोषण पर रहे हैं, तो जो जीव मरे हुए पर आश्रित होकर अपना पोषण करे, है कि नहीं? इसको आप अपना से भी बना सकते हैं। वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए किसी मरे जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। अब मन में सोचिए, मॉरल कौन कौन खाता है? मॉरल खाना और मार के खाना दोनों में फर्क है। शेर मार के खाता है, मॉरल नहीं खाता है। तो मृत जीवी पोषण में आता है कीड़े मकोड़े, जैसे कीटाणु, विषाणु, जीवाणु जो कह लीजिए, ठीक है ना, कवक, प्रोटोजोआ, और ये सब हमारे वातावरण के लिए इस दृष्टिकोण से लाभदायक है। इस दृष्टिकोण से क्या है? लाभदायक है, क्योंकि ये सारे मरे हुए जीवों का अपघटन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे वातावरण दुर्गंध ज्यादा फैलने से वो रोक लेते हैं। कौन? कीटाणु, जीवाणु। नेक्स्ट आते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण के अंतर्गत बच्चा लोग एक बात पहले समझिए, जितने भी पौधे होते हैं वे सब के सब अपने पोषण के लिए, अपने खाना के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वे पौधे किसी अन्य पौधे पर आश्रित नहीं रहते। लेकिन अच्छा, जितने भी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा हो यह कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, अधिकांश हरा होता है। पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए यह आवश्यक है कि उसके पत्ता में क्लोरोफिल हो। कभी कभी आप देखते होइएगा, कोई कोई पेड़ का पत्ता पीला कलर का होता है, कोई हरा कलर का होता है। कितने सजावट वाले पेड़ जो होते हैं उसके पत्ते के कलर भी थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। उन सभी में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों का हरा होना आवश्यक नहीं है, पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब भाई साहब, वो अपना खाना तो खुद नहीं बना सकता, तो वो अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। वे पौधे में सबसे नामी है दूगो, एक अमरबेल का पौधा और दूसरा गोबर छत्ता। गोबर छत्ता जानते हैं? गोबर ऊबर पर नहीं छत्ता लिखा रहता है, हम लोग बचपन में जानते हैं कि सांप उप लपेट लेते हैं। तो सांप का छत्ता नहीं होता है,
बचपन में यही सिखाया जाता, सांप कूप के छत्ता है जी, नहीं। तो वैसा जीव, अच्छा, ये दोनों जो होते हैं ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं। परजीवी पोषण में जो भी जीव पोषण करते हैं वे अपने पोषण के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। जैसे अमरबेल का पौधा जो होता है, आप किसी किसी पेड़ के ऊपर जाली लेखन लपझाइल देखें, देखे, वो पेड़ को खराब कर देता है। तो लोग क्या करता है, जब सीजन उजन आएगा आम उम का, लीची उची का, तो लोग उस पर स्प्रे मरवाता है ताकि वो खत्म हो जाए। कभी नोटिस कीजिएगा किसी किसी पेड़ के ऊपर पूरा जाली लेखन लपेट ले रहता है, वही अमरबेल होता है। वही क्या होता है, अब किसी के पास मोबाइल है, कोई लाया मोबाइल, तो उसमें इमेज खोलो अमरबेल का पौधा का, नेट है तो लाओ ना, गूगल खोल के लाइए। लाओ लाओ लाओ। अच्छा, वाईफाई के भरोसे सब लिया था, है ना। अमरबेल का पौधा देखो, हाँ ना ना दिखा रहा है, ये देखिए, ये पेड़ है, अब पेड़ पर देखो ये जाली जाली लेखा लपेट लिया। हाँ, ऐसा कहीं कहीं आप देखे होइएगा, देखे कि नहीं देखे, ये पेड़ है ना, ये पेड़, इस पर देखिए जाली है, यही क्या है, अमरबेल का पौधा। जैसे ये देखो, हाँ लीची के पेड़ पर भी देखने को मिलता है, ये पेड़ है, ये पेड़ है ना, ये पेड़ पर क्या है, अमरबेल का पौधा दिखाई दे रहा है। वो जो जाली उली है वो अमरबेल का पौधा है। और गोबर छत्ता तो आप लोग जानते ही हैं, गोबर छत्ता तो देख ले है, गोबर छत्ता का पौधा, ये मशरूम टाइप का होता है रे, दिखाई दे रहा है, ये गोबर उबर पे रहता है ना, यही है गोबर छत्ता का पौधा। ध्यान दो, ध्यान दीजिए, देखो अमरबेल का पौधा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसका क्या कारण होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण हम लोग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता। अमरबेल का पौधा और गोबर छत्ता, इन दोनों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन है तो सजीव। तो ये जीने के लिए क्या करता है कि ये अमरबेल का पौधा पेड़ पर लतर जाता है, उसमें जो पोषण आता रहता है उस पोषण को खींचते रहता है, उसके ग्लूकोज को खींचते रहता है। अब मान लीजिए आपके नजदीक कोई भोजन आया और दोसर खींच खींच के खा गया, तब तो आप तो कमजोर बन जाइएगा। तो अमरबेल का पौधा जे पर लतर उतर गया वो पौधा को खराब कर देगा, सुखा देगा, चाहे मतलब उसको उपजाऊ होने से, मतलब कोई चीज जो उसमें जो फल उल लगता है वो सब उसमें रुक जाएगा या कम हो जाएगा। तो अमरबेल के पौधा को लोग हटा उठा देता है। जंगल उंगल में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहां लोग उतना देखने नहीं जाता अमरबेल का पौधा। तो वो दूसरे प्राणी के संपर्क में क्या किया, अपना पोषण किया। तो देखिए, जब अपना पोषण किया तो दूसरा पेड़ को हानि पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पहुंचाया। जब अपना पोषण कर रहा था दूसरे पेड़ पर रह के, तो दूसरे पेड़ को क्या किया, हानि पहुंचा रहा था, क्योंकि उसी का भोजन ही क्या कर रहा था, खा रहा था। दूसरा गोबर छत्ता, गोबर छत्ता में क्या होता है कि अपने नजदीक जो इसको कवक आता है उसको ही खा जाता है, कीड़े मकोड़े को खा जाता है। कौन, गोबर छत्ता, सजीव है वो। हम लोग कीड़ा मकोड़ा रहते तो वो अमनियों को निकल जाता।
कौन? गोबर छत्ता। तो परजीवी में आप क्या जाने? वैसा पोषण जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। देखिए, पर दूसरे पर, जीने के लिए दूसरे पर, पोषण के लिए क्या किया? दूसरे पर। तो वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उसे परजीवी। इस प्रकार के पोषण में जो जीव आते हैं वो दूसरे जीव को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे अमर बेल का पौधा, ये सबसे ज्यादा पूछता है। एक अमर बेल का पौधा, दूसरा क्या हो गया? गोबर छत्ता। गोबर छत्ता। एक बात याद रखिएगा कि ये जितने भी पोषण हैं इसमें क्वेश्चन घुमाता घुमाता है। जैसे कि एक तो पूछ देगा, क्या सभी हरे पेड़ पौधे सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? लगभग सभी करते हैं, लेकिन अमर बेल के पौधे में कौन सा पोषण होता है? परजीवी पोषण। चाहे अगर सीधे ऑप्शन में तो पर पोषण, कल की तो पर पोषणे का ना भाग है। पर पोषण, पर पोषण के अंदर पूछेगा तो परजीवी पोषण। मतलब सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषण होते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें स्वपोषण नहीं होते हैं? तो बिल्कुल है। अमरबेल का पौधा, गोबर छत्ता भी एक प्रकार क्या है? पौधे। ठीक है, आगे देखिए, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में हम लोग आते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए ठोस या तरल रूप में किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ज्यादातर प्राणी जो है पौधे पर ही आश्रित रहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। लेकिन ये किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। जैसे क्या हो गया? मनुष्य। क्या हो गया? मनुष्य कह लीजिए, मेढक कह लीजिए। ठीक है, ये सब क्या हुआ? बोलिए, कोई दिक्कत है? प्राणी संपोषण में क्या होता है कि ठोस या तरल रूप में, मतलब चाहे वो ठोस भी खाना हो सकता है चाहे तरल हो सकता है, किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। जैसे मनुष्य किस पोषण के अंतर्गत आता है? तो प्राणी संपोषण। अमरबेल का पौधा किस पोषण के अंतर्गत आता है? परजीवी। कवक अथी ये कीटाणु जीवाणु कवक ये सब किस पोषण में आता है? मृत जीवी पोषण। कोई दिक्कत है? नहीं। आपका पोषण मनुष्यों में खत्म हो गया। अब हम लोग जो पोषण पढ़ेंगे वो पौधों में होगा। किसमें होगा? पौधों में। दूसरा टॉपिक होगा पादप में पोषण। पादप में पोषण। हमने कल बताया था कि साइंस आपको पेड़ पौधों को पादप कहेगा। साइंस पेड़ पौधों को क्या कहेगा? पादप। देखिए, पेड़ पौधे जीने के लिए उनको खाना की आवश्यकता होती है, और यह खाना के उपाय के लिए स्वपोषण विधि को अपनाते हैं। स्वपोषण क्या होता है कि स्वपोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, पर स्वपोषण के लिए पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि को अपनाते हैं। किस विधि को? प्रकाश। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कोई जानता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण। कुल मिलाकर पेड़ पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या जाने? जिस
जिस क्रिया द्वारा, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना तैयार करते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब समझिएगा प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। जो भी पत्ती होती है, पत्ती समझते हैं ना जी, ये पत्ती है, पत्ती होता है ना, इस टाइप का पत्ती है, ठीक। इस पत्ती के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। इसके अंदर में ये क्या होता है? क्लोरोफिल। ये एक प्रकार का कमरा है। मान लीजिए पूरा घर है, घर के अंदर ही कमरा है और कमरा के अंदर कौन है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में एक गुण होता है कि यह सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। सूरज के प्रकाश को यह क्लोरोफिल का गुण है। सूरज के प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो एक बात समझिएगा, ये खाना बनाते कैसे हैं? ये क्या करते हैं? पेड़ पौधे, मतलब पेड़ पौधे में खाना बनाने का काम पत्ता में होता है। जितना जो डाली उली लगता है कि हम मोटाइल है, वो कोई काम का नहीं है। मेन काम कौन करता है? पत्ता। पत्ता में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। ये पत्ता क्या करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और नीचे से जड़ के माध्यम से वे जाइलम द्वारा पानी ले लिए। क्या ले लिए? पानी ले लिए। ध्यान से समझिए क्या क्या किए हैं वो। वायुमंडल से क्या ले लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और नीचे से क्या ले लिए? पानी। नीचे से क्या ले लिए? पानी। पानी का मतलब क्या होता है? H2। और जैसे ही H2O लिए तो भाई साहब इसके पास क्या है? क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या किया? सूर्य के प्रकाश को खींच लिया। सूर्य प्रकाश। अब इतना ही खूब मिलजुल के एक भोजन तैयार किया जिसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? C6H12O6। जैसे ही ग्लूकोज लिया तो लोग खाना उना बन गया। ढकार मारता है ये ऑक्सीजन। क्या मारता है? ऑक्सीजन, O2। और कोई भी चीज काम होता है तो भाप निकलेगा, तो क्या होता है? H2O। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह रासायनिक अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज। इसका मेन खाना कौन है? ग्लूकोज। मेन खाना कौन है? ग्लूकोज। उपोत्पाद के रूप में, उपोत्पाद का मतलब होता है जैसे हम लोगों का उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, तो इसके उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है? ऑक्सीजन। और जल तो स्रावित होता है, तो इसको कहते हैं जल। अब मूल रूप से समझिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके विधि को समझाएं। तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश आते हैं। इन चारों के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं कि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं, क्लोरोफिल खुद उसके अंदर होता है और सूरज के प्रकाश को ग्रहण कर एक रासायनिक अभिक्रिया चलती है, तब जाकर ग्लूकोज का निर्माण होता है और उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। उपोत्पाद का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, तो उपोत्पाद मतलब छोड़ना। तो उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है और संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप जल का भी निर्माण होता है। हो गया प्रकाश संश्लेषण। इसमें एक प्रकाश संश्लेषण समझ गया। मुख्य रूप से अच्छा, क्या प्रकाश संश्लेषण रात को संभव है? नहीं। क्यों? सूरज की प्रकाश नहीं होगी, सूरज की प्रकाश नहीं। हर चीज रात में भी मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए मौजूद है, आप जल को देख लीजिए मौजूद है, क्लोरोफिल तो उसके अंदरे है, लेकिन रात को सूरज का प्रकाश नहीं है। तो कभी भी पेड़ पौधे रात में अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं, रात में वो भूखे रहते हैं तो खिसिया जाते हैं। अब एगो बात समझो, जब प्रकाशीय संश्लेषण बाबू नहीं हुआ तो क्या ऑक्सीजन का निर्माण होगा? नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं रात में, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनेगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण हुआ नहीं, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसलिए रात में कभी भी पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव या घुटन जैसी समस्या महसूस किया जा सकता है। पेड़ पौधे के नजदीक नहीं सोना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ पर? इसमें ध्यान समझिएगा, कौन पत्ता जो है, पत्ता मेन किचन है, रसोई घर कौन है? पत्ता। और रसोईया कौन है? क्लोरोफिल। रसोईया कौन है? क्लोरोफिल। एक बात समझिए, तब पत्ता में प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधों का वह अंग जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्ता कौन होता है? पत्ता। तब पत्ता को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्ता को क्या कहा जाता है? पत्ता को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग। और इसके अंदर क्लोरोफिल करता कौन है? सॉरी, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करता कौन है? तो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ये थोड़ा सा भाषा में लपटाना नहीं। प्रकाश संश्लेषी अंग पूछेगा तो पत्ता, अंगक पूछेगा तो क्लोरोफिल। कभी कभी क्लोरोफिल की जगह क्लोरोप्लास्ट भी देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। पत्ता को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है और क्लोरोफिल को प्रकाश। बताइए, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पत्ता में, या हरे पेड़ पौधे का लीजिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कितने चीजों की आवश्यकता होती है? चारों में सबसे ज्यादा मुख्य कौन है? क्लोरोफिल। चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? क्लोरोफिल। क्योंकि सूरज का प्रकाश मेरे लिए भी है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए भी है, जल मेरे लिए भी है, प्रकाश संश्लेषण होगा। सबसे मेन क्लोरोफिल है। मतलब मेन तो चारों है, लेकिन चारों में मेन क्लोरोफिल। तुम घरे अपना सब चीज व्यवस्था लिया हो कि खीर पूरी सब्जी जो कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए खीरे पूरी थोड़ा लिया आएगा, आटा लिया आया, दाल लिया आया, नमक लिया आया, जो भी मसाला लिया आया। आप मम्मी कहे कि हम ना बनबो,
तो अब और जिसको बनाने आता है वह ना बनाएगा जी। तो ये प्रकाश संश्लेषी करने क्लोरोफिल को ही आता है, करने क्लोरोफिल को। तो सब का मुखिया कौन है? क्लोरोफिल। अगर एक नाम कहा जाए कि किसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है, एक नाम बताइए, तो क्लोरोफिल। अब मुंह जोड़ना, हाँ तो सूरज के प्रकाश बिना कर ले बका, तो ओमे भाई ये मुंहजोर वाला बात हो गया। सबसे मेन कौन हुआ? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार, इसमें मुख्य रूप से 4 चीजों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश। सूरज का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण विधि का रासायनिक प्रक्रिया इस प्रकार है। रासायनिक समीकरण पूछ देता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश का उपस्थिति, तब क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में निकलेगा और जल बनेगा। लेकिन जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसे संतुलित किया जाता है। सर ई का होता है? तो आएंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया, आपका चैप्टर ए का नाम होगा, उसमें बताएंगे कि संतुलित कैसे किया जाता है। फिलहाल याद रखिएगा कि इसके संतुलन के लिए यहाँ 6, 12, 6, 6, 6, 6, 12, 6, 6, इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन सीरीज में लिखिएगा तब ना, कोई उल्टा पलटी लिख देगा तो गड़बड़ा ना जाएगा। 6, 12, 6, 6 संतुलित हो जाएगा। अब स्पेशली संतुलन क्या होता है उसमें जब पढ़ाएंगे ना, संतुलित अभिक्रिया और असंतुलित अभिक्रिया, तब बताएंगे कि संतुलन क्या होता है। उस समय हम इसको भी याद कराएंगे आपको कि याद कीजिए, वहां हम 6, 12, 6, 6 लिखे थे। आप ही से पूछेंगे बताइए यहाँ 12 काहे लिखे थे, यहाँ 6 काहे लिखे थे, तो उस समय आप बता दीजिएगा क्योंकि टॉपिक है पढ़ाना। तो 6, 12, 6, 6, कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक में नहीं, इसके आगे कर लो, ठीक है।